हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी एक बेहतर दिशा में चल रही होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कि रुक्मणी का लेटेस्ट पैटर्न का प्रैक्टिस सेट हम लोग का साथ में कर रहे थे 5 ऑप्शन वाला, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट सीरीज़ 20 मतलब नंबर 20 सॉल्व करने का उद्देश्य जो है ये ऐसा है कि हम लोग जिस पैटर्न पर सॉल्व किए थे एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट को, और वो लगभग समाप्त होने की तरफ है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम लोग रुक्मणी का ये प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले स्टार्टिंग से हम लेके चलेंगे, उसके बाद दोस्तों लास्ट से प्रैक्टिस सेट उठाएंगे, उसके बाद मिड से उठा के ऐसे करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा और हम एक दिन आएगा कि हम लोग सारा प्रैक्टिस सेट जो है समाप्त कर लेंगे। अभी भी दोस्तों देखा जाए तो आज के दिन से अगर आप काउंट करेंगे तो अभी 27 दिन जो है वो बचा हुआ है। तो आइए चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को दोस्तों आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, क्योंकि 40 नंबर तक मैथ और रीजनिंग है। तो पहले हम लोग जीएस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैथ और रीजनिंग तरफ चलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का ये जो पहला क्वेश्चन है ये है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। तो कह रहा है कि उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। वो समय पूछ रहा है कि ये कौन सा था। दोस्तों ये जो समय था ये था लॉर्ड वेलिंगटन ने बम्बई में जो 1915 में अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था। ये इसका सही आंसर है। तथा ये इसमें कुछ अधिवेशन की बात हुई है तो कुछ अधिवेशन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर एडिशनल कुछ पॉइंट्स हम बात करेंगे तो वो वही पॉइंट्स होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये बात करा लॉर्ड इरविन की, तो दोस्तों ये 1931 में कह रहा है कि कराची अधिवेशन, ऐसा ये बिल्कुल गलत है। सही तो खाली यही है, लेकिन आप ये डेट याद रखिए, ये जो 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था इसमें दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है अध्यक्षता की थी। तथा अगर हम जब बात करें बम्बई 1985, तो इस समय दोस्तों जो है कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी ए.ओ. होम ने इसकी स्थापना की थी। तथा प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो बिमलेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तथा ये आपको एक डेट दिख रहा है लखनऊ 1916 की। दोस्तों आपको मजूमदार का याद होगा, उन्होंने इस समय अधिवेशन किया था तथा इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों को एक किया गया था। चलिए अभी ऑप्शन में आपको लॉर्ड डफरिन दिख रहा होगा और इरविन। दोस्तों इरविन और गांधी जी के मध्य 1931 का जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी ने जो है दोस्तों 11 मांगे की थी। चलिए हम लोग 42 की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले दोस्तों दो और भी अधिवेशन है, 2-3, जिसको आप ध्यान रखिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों ये 1924 बेलगांव अधिवेशन में जो है गांधी जी ने जो है अध्यक्षता की थी। तथा 1924 के जस्ट एक साल बाद 1925 वाले में सरोजनी नायडू जी ने दोस्तों अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन था, ये भी पूछा जाता है। साथ ही ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन की सुभाष चंद्र बोस का पूछा जाता है। तो दोस्तों बोस ने 1938 में की थी। तथा साथ ही पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशन में भाग लिया था। उन्होंने दोस्तों भाग तो कई में लिया था, लेकिन अध्यक्षता उन्होंने जो है कांग्रेस के 3 अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। एक 1886 यानी दूसरा ही अध्यक्षता था, उसके बाद उन्होंने 2 में और करके टोटल 3 बार जो है उन्होंने अध्यक्षता जो है कांग्रेस के अधिवेशन में की थी। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 42 नंबर कह रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। दोस्तों ये ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो जो था वो डफरिन था। डफरिन दोस्तों जो है डफरिन ने मजाक बनाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक बता के। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं। यह है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। ये लोकनायक जो है दोस्तों ये जाना जाता है जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम लोग जेपी कहते हैं, इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा कि इन्हें 1998 में इनके मृत्यु के बाद जो है इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है जयप्रकाश नारायण जी को। अगला क्वेश्चन 44 कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो इसका जो सही आंसर ये भी जयप्रकाश नारायण ही जी, जो इनका जो संबंध है वो सोशलिस्ट पार्टी से था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। करा बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। ब्रिटेन यानी ये 1905 में जब दोस्तों ये बंगाल विभाजन हुआ था उसमें स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो ये दोस्तों थे कृष्ण कुमार मित्र जी। इन्होंने जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार दिया था तथा इससे जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है पड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। करा मृत सागर यानी डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी जलीय जीवन नहीं है, ना तो कोई जलीय जीवन पॉसिबल है, इस वजह से इसको मृत सागर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं।
कह रहा वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है किसका, पराबैंगनी सौर विकिरण का। तो यही सही आंसर, क्योंकि दोस्तों जो ये ओजोन परत होती है, जो कि कहा जा रहा है कि ओजोन परत में दोस्तों छेद हो रहा है, तो ये इसका काम ये है कि पराबैंगनी और सौर विकिरण किरणों का जो है अवशोषण करती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कह रहा भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य वो कौन सा है। तो दोस्तों ये जो राज्य है, ये सबसे पहले नंबर पे आप देखेंगे तो वो महाराष्ट्र है, इसका आंसर ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। कह रहा कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत से बांग्लादेश दोनों से गुजरती है, जो कि पाकिस्तान से जो है नहीं गुजरती। तो इसका आंसर वो पाकिस्तान होगा। तथा अगला जब पूछे कितने दोस्तों यहाँ से गुजरती है, तो आपको पता होगा भारत के वो 8 राज्यों से गुजरती है। तथा एक ट्रिक भी है मित्र पर गमछा झार वाली ट्रिक, उससे आपको सारे 8 राज्यों का नाम पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखेंगे। कह रहा भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों भारत में, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये पेट्रोलियम, कोयला, परमाणु शक्ति, सौर ऊर्जा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा कि भारत में सर्वाधिक जो है वो कोयला। जब हम बात भारत की करेंगे तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत वो कोयला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। कह रहा ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा था। दोस्तों जो भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड था वो टाटा समूह था। टाटा समूह को इस ब्रांड फाइनेंस 100 रिपोर्ट में 2023 के पहले नंबर बताया गया है। अगला कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। ये दोस्तों हाल ही में बनी है, ये रवनीत कौर जी को बनाया गया है। तथा साथ ही माधवीपुरी बुच्च दिख रहा है, ये सेबी की पहली महिला है दोस्तों। ये माधवीपुरी बुच्च का नाम आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2023 यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के COP28 बैठक के अध्यक्ष कौन है, जिसके साथ जो है बैठक पे चर्चा की गई। आपको पता होगा कि COP27 जो 27 है दोस्तों वो मिस्र में हुआ था, तथा COP28 की जो बैठक है वो UAE में होगी। ये बैठक UAE में होगी। और UAE के दोस्तों ये देखिए ऑप्शन नंबर देखिए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये नहीं थे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर। दोस्तों इनके साथ बैठक हुई, जिसके COP28 की बैठक में के बारे में इनसे चर्चा की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। 54 कह रहा है कि 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ। दोस्तों जब यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करेगा तो आप याद रखिएगा वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, और जब खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करेगा तो वो आप मध्य प्रदेश याद रखिएगा। ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। चलिए अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। दोस्तों एक बहुत ही गौरव की बात है, ये नरेंद्र मोदी आप गलती से मत लगे, जब ऑस्ट्रेलिया की बात करेगा तो रतन टाटा जी को जो है दोस्तों सम्मानित किया गया है। तथा भारत के प्रधानमंत्री को आपको पता होगा कि फिजी, पापुआ न्यू गिनी, इनसे जो है सम्मानित किया गया वहाँ के सर्वोच्च सम्मान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ के नए राज्यपाल वो जो है आपके BD मिश्रा जी को बनाया गया है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में BD मिश्रा जी हैं, ये यहाँ के नए राज्यपाल हैं। तथा क्वेश्चन नंबर 57 है कि कृषि महोत्सव रज का आयोजन कहाँ किया जाता है। दोस्तों रज धानु यात्रा आप याद रखिएगा, चाहे रज महोत्सव हो चाहे धानु यात्रा महोत्सव हो, दोनों दोस्तों ये उड़ीसा मनाया जाता है। तथा इसके साथ ही आप एक नुआखाई और जगन्नाथ यात्रा, ये दोनों भी दोस्तों उड़ीसा में मनाए जाते हैं। सभी को आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। करा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 22 का जो मंत्र है वो याद रखिएगा 22 का, ये 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तथा साथ ही आप ध्यान दीजिए कि आपको 21 मार्च को वन लगाया जाता है, यानी वानिकी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 22 मार्च को उसमें जल दिया जाता है, यानी 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जब जल दे देते हैं तो दोस्तों इसी के स्वरूप जो है 23 मार्च को मौसम बनता है। तो जब मौसम बनता है दोस्तों मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। तथा इसके जस्ट बाद आप आएंगे जब 22 अप्रैल की बात होगी, जब ये सारे माहौल दोस्तों होंगे तो 22 अप्रैल को ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तथा 22 मई को हम लोग जैव विविधता दिवस मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। करा भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। तो फील्ड हॉकी, शतरंज, क्रिकेट उपयुक्त में से एक अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा जो ये भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी जो है हॉकी को माना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा RTI के तहत एक जो है जब पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल है
तो कहा भारत का राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि भारत जो है सभी खेलों को मान्यता देता है, सभी को जो है प्रोत्साहन देता है, तो इसका आप ध्यान दीजिए। लेकिन अगर कहे राष्ट्रीय खेल जैसा इसमें मार्क किया गया, इस वजह से आप हॉकी को लगाएंगे क्योंकि हॉकी को जो है राष्ट्रीय खेल जैसा माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदू मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए। दोस्तों याद रखिए, बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो उस समय जो है भारत में दोस्तों बड़ी एकता की और उसमें सबसे बड़ा हाथ बंगाल का था। तो उसने दोस्तों क्या किया, इन्होंने बंगाल विभाजन इसलिए करना चाहा ताकि बंगाली में जो राष्ट्रवाद है उसको दोस्तों दुर्बल करने के लिए। इसका सही आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, करा जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला। तो दोस्तों जब भी आपको जूते हुए खेत पूछे या फिर आपसे पूछे चूड़ियों का साक्ष्य, वो कहाँ मिला था दोस्तों, ये कालीबंगा से मिला था। और आपका ये जो कालीबंगा स्थान है ये आपका राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से जूते हुए खेत तथा चूड़ियों के साक्ष्य जो है मिले गए थे। तथा साथ ही याद रखिए कि अगर क्वेश्चन बनता है कि टेराकोटा का हल कहाँ से मिला था दोस्तों, तो वो वनमाली से मिला था टेराकोटा का हल। तथा इसमें एक क्वेश्चन और भी है, कहता है कि ये जो कालीबंगा स्थान है ये तो राजस्थान में है, आपको पता चल गया। आपसे पूछता है कि लोथल कहाँ है, तो दोस्तों लोथल और चाहे धौलावीरा, लोथल और जो धौलावीरा है दोस्तों ये दोनों आपके गुजरात में पड़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं। करा भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई। जब दोस्तों दशक पूछ रहा है यानी आपको 10 साल का पूछ रहा है, तो 60 से 70 के बीच में भारत में हरित क्रांति हुई। एग्जैक्ट डेट आप देखेंगे तो 1966 और 67 जो है ऐसा बताया जाता है। तो दोस्तों ये 1960 के दशक में आप इसका सही आंसर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं। 63 कह रहा है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था। तो ये दोस्तों ये वंदे मातरम जो समाचार पत्र है ये लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू या फिर समाचार पत्र था जो 1920 में लाहौर से संचारित किया तथा लाला लाजपत राय के बारे में एक आप कन्फ्यूजन होते हैं कि ऐसे कौन से नेता थे जिनकी लाठी लगने से जो है मृत्यु हो गई थी। उससे ये लाला लाजपत राय ही थे। ये बात साइमन कमीशन के उस समय की है 1928 की, जब ये भारत में आया था और इसको विरोध में दोस्तों सैफुद्दीन और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसी उपलक्ष्य में दोस्तों यहाँ पे जो है प्रदर्शन किया जा रहा था, तो अंग्रेज़ों ने लाठी से मारकर इनकी हत्या कर दी थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 64 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का वे पूरा स्थलों जहाँ दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से दोस्तों घिरे हुए हैं, वो ऐसा कौन सा स्थल होता है। तो दोस्तों ये जो कालीबंगा यानी राजस्थान वाला ये वही स्थल है जो कि ऐसा बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कह रहा है कि इनमें से किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी। दोस्तों आपको याद होगा प्लासी के जो युद्ध था वो 1757 में हुआ था और प्लासी के युद्ध में जो है दोस्तों मीर जाफ़र ने जो है सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी और तथा गद्दारी के उपलक्ष्य में इसे तो दोस्तों नवाब बना दिया गया था, लेकिन सिराजुद्दौला की दोस्तों हार हो गई थी। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए और अब ये भी पूछता है कि सिराजुद्दौला के बीच किसके हुआ था। दोस्तों क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। क्लाइव के बारे में आप जानते होंगे कि बंगाल का गवर्नर पूछा जाता है कौन था, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो क्लाइव था। तथा इससे दो क्वेश्चन में एक गवर्नर पूछता है बंगाल का और एक गवर्नर जनरल पूछता है। तो दोस्तों जब आपसे गवर्नर पूछे तो आप क्लाइव लगाइएगा और जब आपसे गवर्नर जनरल पूछे तो आप वारेन हेस्टिंग लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, करा धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो इसके बारे में आपसे बात करी कि धौलावीरा और लोथल दोनों दोस्तों गुजरात में है। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के पुराना क्रमांक किन स्थानों को जोड़ता है। दिल्ली चेन्नई, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई। दोस्तों ये जो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है दोस्तों ये आपको दिल्ली से अटारी को जोड़ता है, दिल्ली से अटारी। तथा साथ ही याद रखिए एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि सबसे लंबा राजकीय राष्ट्रमार्ग कौन है। तो जो पुराना नाम जिसका NH44 और पुराना नाम इसका NH7 था, ये वही दोस्तों राजमार्ग है जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। यानी वर्तमान में आप 44 याद रखिएगा, राजमार्ग 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। दोस्तों ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने ये 10 डिग्री जो है जल संधि है। 10 डिग्री जो है अंडमान और निकोबार को अलग करती है। तथा ऑप्शन देखिए आपको 8 डिग्री और 9 डिग्री। जब भी आपसे 8 डिग्री कहा जाए तो दोस्तों आप यम याद करिएगा, यानी मालदीव को मिनी काय से जो है वो 8 डिग्री जल संधि अलग करती है। तथा ये 8 के बाद आता है 9, तो 9 को याद रखिएगा, मिनी काय को जो दोस्तों
यानी यमयन न और नाइन, न नाइन का आप देखिएगा मालदीव में जो है कि न नहीं आता लेकिन मिनिकॉय में ना आता है। तो जब आप इसको ध्यान रखेंगे कि मिनिकॉय और कवारती को कौन अलग करता है दोस्तों, वो 9 डिग्री करता है, तथा अंडमान और निकोबार को कौन करता है, वो 10 डिग्री करता है। तो इन सभी को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, करा भारत का पहला समुद्री उद्यान कौन सा है। देखिए ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपसे नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है भारत का पहला समुद्री उद्यान। जब आपसे पहला समुद्री उद्यान दोस्तों पूछेगा, ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ये कच्छ की खाड़ी को ऐसा कहा जाता है। तथा साथ ही जब आपसे पूछे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो आप तब जाके जिम कॉर्बेट उत्तराखंड को लगाइएगा। चलिए 70 नंबर हम लोग देखते हैं, करा टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका भाग है। तो दोस्तों ये जो टेलीग्राफ पठार होता है ये आपका उत्तरी अटलांटिक कटक का जो है भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज इनमें से किससे संबंधित है। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज होता है दोस्तों वो सड़क से संबंधित है, तथा ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज शुरू किया गया था ये आपका 1998 में शुरू किया गया था, 1998 में, जिसमें दोस्तों 4 महानगरों को आपको जोड़ा गया था। अक्सर एग्जाम में अगर कभी कूट करके पूछेगा तो वो 4 महानगर जो है आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। जिसमें आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। चलिए 72 नंबर देखिए, करा के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है कि विधानसभा में सीटों की संख्या जो है उससे अधिक ना होती। ये 500 है, मतलब इससे अधिक जो है सीटों की संख्या नहीं हो सकती विधानसभा में, ये 170 अनुच्छेद कहता है। चलिए 73 देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा जो है वो घोषित करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 343(1) ये जो है हिंदी को जो है संघ की भाषा जो है घोषित करता है, तथा इसी में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 29(1). तो आप एक अगर हटा देंगे तो अनुच्छेद 29 पूछा जाता है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण वो अनुच्छेद जो है 29 में है। तो आप अनुच्छेद 29 को याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 कह रहा है कि शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों जब आपसे सूचियों की बात करेगा तो आप ध्यान से सुनिए, जब से आप संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची बात करें तो याद रखिएगा कि ये आपका अनुसूची जो है दोस्तों ये 7 में इसकी बात करेगी, अनुसूची 7। आपको पता होगा वर्तमान में टोटल कितनी अनुसूचियाँ, वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, इसमें पहले 8 थी और 4 जो है संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो आप अनुसूची 7 में इसकी शक्तियों का बंटवारा के बारे में बात किया गया है। उसी में के अंतर्गत दोस्तों आता है कि भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत शिक्षा को रखा गया है। तो ये जो शिक्षा है दोस्तों इसको समवर्ती सूची में रखा गया, अर्थात समवर्ती सूची में वही विषय आते हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। अगर आपसे कहें कि कुछ सूचियों के बारे में आप याद रखिएगा जो इम्पॉर्टेंट और एग्जाम पूछा गया तो आप याद रखिएगा, ध्यान से सुनेंगे तो आपको 2 मिनट में सारी अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी। जो पहली अनुसूची है दोस्तों, पहली जो अनुसूची है वो बात करता है आपका संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पहली अनुसूची। तथा जब आप अनुसूची 2 के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा कि वेतन, 2 जून का वेतन से आप याद रखेंगे तो वेतन जो है दूसरे में। तथा जब आपसे तीसरी अनुसूची के बारे में पूछेगा तो आप तीसरी अनुसूची में जो है वो शपथ है। तो शपथ में दोस्तों आप देखेंगे 3 अक्षर है, अगर 2 में 1 को ऐड कर देंगे तो आप 3 हो जाएगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तथा जब आपसे अनुसूची पूछे कि 4 में कौन सा विषय, तो अनुसूची 4 में आप सीट याद रखिएगा, 4 अक्षर का सीट। जब ये देखिए सीट में 4 अक्षर है, SEAT, यानी इसमें जो है सीट के बारे में कहा गया है। चलिए अनुसूची अब जैसे जब भी आपसे अनुसूची 5 पूछेगा तो आप 5 अक्षर का अनुसूची तो याद रखिएगा, यानी ST ST। अब जब SC और ST लिखेंगे दोस्तों तो देखिए इसमें आपको S जो है 5 जैसे होता है। अब बात करें अगर आपसे अनुसूची 6 के बारे में, तो इसमें जो है 4 राज्यों के बारे में दोस्तों बात किया गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के दोस्तों आरक्षण के बारे में अनुसूची 6 में बात की गई है। और अनुसूची 7 में आपको हमने बता ही दिया कि 7 में शक्ति और 7 में शक्ति याद रखिए, यानी शक्तियों का बंटवारा वो अनुसूची 7 में है। तथा जब भी आपसे अनुसूची 8 पूछेगा तो आप याद रखिएगा, आप जब लैंग्वेज इंग्लिश में लिखेंगे तो उसकी स्पेलिंग में टोटल 8 लेटर आएगा, यानी भाषाओं के बारे में अनुसूची 8 में कही गई है। तथा एक पहला संविधान संशोधन जब हुआ था दोस्तों, फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार के बारे में बात की गई है, भूमि सुधार के बारे में अनुसूची 9 में बात की गई। तथा जब बात करें अनुसूची 10 के बारे में, तो अनुसूची 10 में याद करिए दोस्तों, 10 से दल बदल कानून। ये दल बदल कानून को दोस्तों 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुसूची 10 में जोड़ा गया। चलिए अब हम बात करेंगे अनुसूची 11 और 12।
तो जब भी आप अनुसूची 11 बात करें तो आपको पता होगा कि पूछता है पंचायत में दोस्तों कितने विषय के बारे में बात की गई, तो उसमें टोटल 29 विषय होता है। यानी जब आप 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11 आ जाता है और अनुसूची 11 में पंचायत के बारे में कहा गया। तथा जब भी आप पंचायत याद रखिएगा तो उसी के साथ आप नगर पालिका याद रखिएगा। ये जो नगर पालिका है दोस्तों वो आपका अनुसूची 12 में रखा गया है। तो ये सभी अनुसूचियाँ हैं, अगर इनको आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको कुछ अनुसूची याद होगी और अक्सर ये 1 नंबर का अनुसूची जो है वो पूछा जाना बिल्कुल तय है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 75 नंबर ये कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो दोस्तों जो ये भारत, जब भी हम भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करेंगे तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा जो है भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। इसका सही आंसर है, आप ध्यान दीजिए। अगला कि भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट में प्रस्तुत किया जाता है। मैंने ये कह रहा है कि वित्त मंत्री जो है बजट कहाँ प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों ये जो वित्त मंत्री होता है वो अपना बजट वो लोकसभा में प्रस्तुत करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा। यह है कि भारत में निम्न में से कौन सा संगठन जो है धन की आपूर्ति की निगरानी करता है। दोस्तों जब भी धन उनकी बात करेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों आपको याद होगा, ये रिजर्व बैंक जो है ये सब निगरानी का कार्य करता है। वित्त आयोग मत लगेगा, वित्त आयोग जीएसटी वगैरह के जो है दोस्तों देखता है। चलिए 78 कह रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस द्वारा विनियमित है। इसके द्वारा क्या विनियमित है आपको बताना है। तो एडा, एनपीडीए, पीएफआरडीए। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ये जो पीएफआरडीए है राष्ट्रीय पेंशन योजना जो है इसी द्वारा विनियमित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, ये क्वेश्चन यही कर रहा है। तो दोस्तों महालनोबिस मॉडल यानी 29 जून का डेट आपको याद होगा कि महालनोबिस दिवस यानी सांख्यिकी दिवस उसी दिन मनाया जाता है। लेकिन जब आप करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है दोस्तों ये महालनोबिस के बारे में होता है, यही इसका सही आंसर है। तथा पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछे तो आप हेरोड डोमर मॉडल याद रखिएगा, हेरोड डोमर। तथा अब आइए अब दूसरी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आप राजभीरू और दुबे वाली ट्रिक भूल तो नहीं गए दोस्तों। राजभीरू दुबे यानी राउरकेला जो है इस्पात संयंत्र की दोस्तों जर्मनी की सहायता से ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खोला गया था। जब भी आपसे भीरू की बात करेगा यानी भिलाई की बात कर रहा है, जो रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में खोला गया था। तथा दुबे यानी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र दोस्तों जो कि ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में खोला गया था। तो ये राजभीरू दुबे आप तीनों को याद रखिए। तथा एक बोकारो पूछा जाता है, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र खोला गया था। तो इसका आंसर तो आपको दो याद होगा। चलिए 80 नंबर देखिएगा। करा कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ स्थित है। अब याद रखिए, देखिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान आपको याद होगा इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, कोलकाता में है। तो ये देखिए इसमें जो है किसी ऑप्शन में कोलकाता नहीं है, तो आप याद रखिएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, कोलकाता में। तथा 29 जून को ही महालनोबिस का जन्मदिवस मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए। उन्हीं ने दोस्तों ये सांख्यिकी संस्थान की जो है स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था कौन सा है। तो दोस्तों ये जो आपका नीति आयोग है ये संविधान के संविधानेतर संस्था मतलब इससे हट के है। नीति आयोग आपको याद होगा ये किसके स्थान, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आया जो 1 जनवरी 2015 को जो है दोस्तों इसकी जो है स्थापना की गई थी। तथा इसके आपके अध्यक्ष की बात करें तो वो प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए 82 नंबर देखिएगा। 82 कह रहा है कि आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है। सूची के बारे में आपसे बताया कि अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा। और जब आपसे पूछे कि आपदा प्रबंधन तो वो आप याद रखिए समवर्ती सूची यानी केंद्र राज्य दोनों आपदा पे जो है नियंत्रण करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा। करा 1916 के लखनऊ समझौते में नरमपंथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और के राजनीतिक में दोस्तों मतलब ये किया गया था। आपसे इसका सही आंसर होगा वो मुस्लिम लीग। मतलब ये जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में जिसमें मजूमदार जी ने दोस्तों उसकी अध्यक्षता की थी। आपको पता होगा इस समझौते को दोस्तों तिलक और जिन्ना ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, उन दोनों के प्रयास से ही दोस्तों ये हुआ था। और ये जब बात करिए अलग कब हुए थे तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो रास बिहारी बोस जी थे उसी समय दोस्तों अलग हुए थे। अब देखिए मैटर क्या था, मैटर के बारे में थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं।
मैटर ये था कि दोस्तों जो दो नरम दल गरम दल उस समय चल रहे थे, तो गरम दल वाले चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को उस समय जो है अध्यक्षता मतलब दी जाए, और ये जो नरम दल वाले थे वो चाहते थे कि नहीं रास बिहारी बोस को दी जाए। इसी चक्कर में दोस्तों मैटर हो गया और दोनों को जो है फिर अलग अलग हो गए, तो ये जाके पैचअप हुआ 1916 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो इसी चक्कर में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा मुस्लिम लीग। चलिए 84 नंबर देखिएगा, कह रहा जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके क्षेत्र या क्षेत्रों पर निर्भर है। मतलब किस पर दोस्तों 80% इस्पात उत्पादन जो है वो निर्भर है, तो ये इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों रूर क्षेत्र पर ही स्थित है, और रूर क्षेत्र इसमें से कोई नहीं है, यानी जर्मनी का कुल उत्पादन वो रूर क्षेत्र पर स्थित है। चलिए 85 नंबर हम लोग देखेंगे। 85 नंबर है कि मनोरा का किला कहाँ है, मनोरा का किला कहाँ स्थित है। ये जो मनोरा का किला है दोस्तों ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। मनोरा का जो किला है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, तथा साथ ही दो किले आप याद रखिए, एक पूछता चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है दोस्तों वो राजस्थान में है, तथा ग्वालियर का किला जब आपसे पूछे तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहीं उसका किला भी होता है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए। चलिए अगला है कि दक्षिण बिहार में गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी निम्न में से मतलब कौन सी है। तो दोस्तों जब दक्षिण बिहार की बात करें तो सबसे ये सोन नदी के बारे में आप सुनेंगे, ये सबसे पश्चिमी सहायक नदी है सोन नदी। देखिए कहाँ कौन सा क्वेश्चन था, 86 में कह रहा है दक्षिण बिहार में गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी निम्न में से कौन है। दोस्तों याद रखिए दक्षिण बिहार में गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी तो वो सोन नदी होती है। और बात करें सोन नदी की दोस्तों, तो सोन नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, तथा सोन नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है, जहाँ से दोस्तों नर्मदा नदी का भी होता है। अब बात करें सोन नदी के बारे में दोस्तों, आपके बारे में बता ही दिए, तो ये जो सोन नदी है दोस्तों ये रोहतास ज़िले से जो है बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, रोहतास ज़िले से। तो जब ये रोहतास ज़िले से दोस्तों बिहार में प्रवेश करती है तो ये जो है पटना के समीप में दोस्तों गंगा नदी से आके मिल जाती है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और देखिए आप सोन नदी जो है इसमें किसी से ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा मतलब ये डी, अगर सोन नदी होता तो वो इसका सही आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा। 87 कह रहा है कि बिहार में किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति संख्या की उपस्थिति है। तो दोस्तों बिहार का अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा जिला तो पश्चिमी चंपारण है, और सबसे बड़े जिले में ही सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए 88 नंबर देखिएगा। एक मुरार गांव बिहार के निम्न में से किस विभूति या विभूतियों का जन्म स्थान है। मतलब मुरार में इनमें से किसका जन्म स्थान था, आपको ये बताना है, तो ये इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों मुरार गांव जो है बिहार में दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म स्थान है। और सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आप जानते हो कि वो भारत के जो है जब संविधान सभा बना था तो वो अस्थाई अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप याद इसका आंसर है, और मुरार से याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है। कह रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, दोस्तों यही सुमेलित है, क्योंकि उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां थे वो जो है शहनाई के बहुत ही प्रसिद्ध थे, तथा शहनाई के बजाने और उनके कला पे पसंद दोस्तों भारत का जितने भी सर्वोच्च सम्मान, यानी आपको कहें भारत रत्न हुआ, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जो चारों पुरस्कार हैं दोस्तों ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था। तो ये देखिए इसमें हरि प्रसाद चौरसिया या बांसुरी ये सही ऑप्शन है। उस्ताद अली अकबर खां ये भी सरोद बजाते थे, ये भी सही। तथा एक नाम आप याद रखिएगा पंडित रविशंकर प्रसाद। तो दोस्तों जो रविशंकर प्रसाद थे वो सितार वादक थे, ये भी आप याद रखिएगा, सितार वादक। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों 90 नंबर की तरफ। ये जो 90 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो दोस्तों ये जो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये पुस्तक है, इसको लिखने वाले दोस्तों जो थे वो थे आपके किरण देसाई, ऑप्शन नंबर ए। आप ध्यान रखिएगा किरण देसाई जो है इसकी पुस्तक लिखे थे। तथा ऑप्शन देखिए अरुंधति राय, झुप्पा लाहिड़ी वगैरह हैं। तो इनमें कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों जो कई बार पूछी गई हैं, तो आप उनको ध्यान रखिएगा। ये जो पहली पुस्तक है वो याद रखिएगा सलमान रुश्दी द्वारा जो दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रन पूछी जाती है, वो सलमान रुश्दी ने लिखा है। तथा साथ ही अरुंधति राय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय की आप याद रखिएगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसको भी पूछा गया है। तथा अरविंद अडिगा की फेमस दोस्तों वाइट टाइगर, उसको भी जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वाइट टाइगर। तथा अभी हाल ही में आपको पता होगा गीतांजलि श्री के बारे में, जिसको दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था 2022 में। उनकी जो पत्रिका थी वो टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए उनको मिली थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा।
91 कह रहा है कि उष्माद्वीप क्या है। दोस्तों उष्माद्वीप क्या है, तो उष्माद्वीप याद रखिएगा कि ये वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है, वही उष्माद्वीप कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, ये कह रहा है मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है। लसिका, लाल, चार रंगों से रंगी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इसमें से ये कोई नहीं, क्योंकि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका दोस्तों श्वेत कोशिकाएं होती हैं, यानी WBC। ध्यान दीजिएगा, ये जो WBC होती है यही रक्त की सबसे बड़ी कणिका होती है। अब इसको याद रखिएगा। रक्त के बारे में बात करें, रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका pH मान पूछा जाता है, वो 7.4 होता है, तथा रक्त को 3 में यानी कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स में बांटा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 93। कह रहा मानव शरीर में कौन श्वसन वर्णक है, मतलब श्वसन वर्णक दोस्तों ये हीमोग्लोबिन है। यही जो है दोस्तों जो है कि रक्त में जो है ऑक्सीजन का परिवहन कोशिकाओं में करता है, तो हीमोग्लोबिन जो है सबसे, तथा इसमें हीम नामक रंजक पाया जाता है, ये आप याद रखिए। चलिए 94 नंबर अब हम लोग देखते हैं। करा किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है। दोस्तों ये जो होता है ये आपका ध्रुव कहलाता है, यानी परावर्तन सतह का केंद्र बिंदु। यानी जब भी हम दोस्तों कोई दर्पण बनाते हैं तो उसका केंद्र बिंदु उसको हम लोग ध्रुव से ही तो कहते हैं। ध्रुव से निकलने वाली रेखा दोस्तों वक्रता त्रिज्या हम लोग कहते हैं, और उसी के वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच में ही फोकस बिंदु होता है। इस भी को भी आप ध्यान दीजिए। चलिए 95 नंबर देखिए, कह रहा है इसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये जो एथेनॉल होता है वो कार्बोनिल ग्रुप का नहीं होता है। चलिए आइए 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। 96 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है। तो दोस्तों ये जो अनावृत बीजी होता है यही तो अनावृत बीज को उत्पन्न करेगा, तो इसका आंसर यही है। अगला है मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये इसको नेफ्रॉन्स कहते हैं। गुर्दा यानी किडनी के जो है निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको नेफ्रॉन्स कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। तथा आपसे अगर बात करें तो मनुष्य हो चाहे अन्य जाति, इसमें दोस्तों उत्सर्जी अंग एक जोड़ा दोस्तों वीक, यानी किडनी जो है उसमें 2 जोड़ा पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में ये जो गुर्दा होता है दोस्तों वो 2 जोड़ा पाया होता है, आपको इसको पता होता था। ये 140 ग्राम का होता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 का गति का दूसरा समीकरण समय और किस राज्य के बीच जो है संबंध बताता है। गति का जो दूसरा समीकरण है, आपको पता होगा गति के 3 समीकरण थे। पहला समीकरण था दोस्तों v बराबर u प्लस AT। दूसरा जो समीकरण था वो था s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तथा तीसरा था आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यानी देखिए कह रहा है दूसरा समीकरण समय और किसके भी सही संबंध बताता है, तो याद रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो है कि वेग, विस्थापन, स्थिति, इन सब के बारे में दोस्तों ये जो है संबंध बताता है, क्योंकि देखिए तीनों समीकरण में तीनों ये दोस्तों प्राप्त होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा। कह रहा कौन पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। ये दोस्तों साइटोकाइनिन आप सुने होंगे, ये जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है। चलिए अब हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है। बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है कौन सा है दोस्तों, विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल, यही इसका सही आंसर। बढ़ता हुआ क्रम है दोस्तों विषाणु, जीवाणु, कवक और उसके बाद आपका आता है शैवाल। और एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, बहुत ही बार पूछा भी गया है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी होती है दोस्तों आप याद रखिए वो विषाणु होती है। चलिए 101 नंबर देखिए। कह रहा सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन है। चाहे एसिड की जब बात करेगा तो दोस्तों हाइड्रोजन, उसमें सब में आपको हाइड्रोजन पाया जाएगा। जितने भी एसिड होंगे उसमें आपका हाइड्रोजन वो आम तत्व है जो पाया जाता है। अगला है कि मनुष्य की आनुवंशिकी का पता किससे लगाया जा सकता है। अमेरिकी मूल, अफ्रीकी मूल, पूर्वी एशियाई मूल, मतलब मनुष्य की आनुवंशिकी का पता किससे लगाया जा सकता है। तो ये जो दोस्तों आपका आखिरी मूल यानी अफ्रीकी मूल, यानी जो मनुष्य की उत्पत्ति दोस्तों अफ्रीका में माना जाता है कि अफ्रीका जो है जो आपका अफ्रीका में वो है क्या कहते हैं आपका महाद्वीप है, वहीं से मनुष्य की उत्पत्ति माना जाता है। यानी अफ्रीकी मूल से आप आनुवंशिकी का पता लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 नंबर देखिएगा। कह रहा रॉड और कोन कोशिका कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो रॉड और कोन कोशिका है, एक सेकेंड, रॉड और कोन कोशिका के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो रॉड और कोन कोशिका होता है
ठीक है दोस्तों, 103 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है रॉड और कोन कोशिका कहाँ पाए जाते हैं। आपका ये जो रॉड और कोन कोशिका है ये आपके आँख में पाए जाते हैं, तथा रॉड और कोन के बारे में आप थोड़ी सी एडिशनल जानकारी ये रखिएगा कि रेटिना में दोस्तों 2 प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं, जी उसे ही दोस्तों कोन और रॉड कहते हैं। ये रेटिना के 2 भाग हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये रेटिना में पाए जाते हैं। चलिए अगला है कि कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है। तो दोस्तों कैक्टस में सूल जो होता है वो पत्ते का रूपांतरण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखिए। करा कि डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है। दोस्तों ये जो डिहाइड्रेशन जो होता है दोस्तों, हम लोग को सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। तो जब बात करें डिहाइड्रेशन होने का कारण क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आपको अधिक पसीना निकल गया आपके शरीर से, आपने बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लिया, या उल्टी बुखार हो गया, दस्त हो गया, या मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपने पेशाब आपको होने लगी है, तो उससे दोस्तों डिहाइड्रेशन की समस्या जो है वो उत्पन्न होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा। यह निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। यानी आपको बताना है इसमें से अधिक राशि कौन सी है। ये आपका यंग का जो मापांक होता है इससे दोस्तों अदिश राशि में गिना जाता है। अदिश और सदिश के बारे में आप पता होगा। सदिश यानी जिसके साथ में दिशा भी हो, यानी परिमाण तो हो ही, साथ ही साथ दिशा, और अदिश माने परिमाण हो दिशा ना हो, उसको अदिश कहते हैं। तो आप इसको जो है आप याद रखिएगा। तथा साथ ही याद रखिए वेग आयोग, वेग हो, वेग की बात करें, चाहे आवेग की बात करें, चाहे त्वरण, विस्थापन, बल और संवेग, ये पांचों को आप याद रखिए। क्या कह रहा है, वेग, आवेग, त्वरण, विस्थापन, बल तथा एक और संवेग, ये दोस्तों सभी सदिश राशियाँ होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। कह रहा ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है। तो ये दोस्तों परावर्तन होता है, जिसके कारण जो है गूंज होती है, यानी ध्वनि तरंगों की गूंज परावर्तन के कारण ही होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 अब हम लोग देखेंगे। करा अगर आकर्षण शक्ति न हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए वो लागू नहीं होगा। आकर्षण शक्ति न हो तो कौन से तरल पदार्थ के लिए, ये ऊपरी दबाव। दोस्तों ये ऊपरी दबाव आपको पता, पृष्ठ तनाव बराबर बल अपान लंबाई एक जो है होता है, और पृष्ठ तनाव दोस्तों प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, या ये अगर आकर्षण शक्ति न हो तो इनमें से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा, तो वो ऊपरी दबाव, यही नहीं लागू होगा। चलिए अगला है कि टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का जो संघनन है वो बहुलक है। मतलब टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल, ये किस अम्ल का एक संघनन बहुलक है, ऐसे आप इस एक का क्वेश्चन है। ये आपका टेरिप्थैलिक अम्ल होता है कि टेरिप्थैलिक अम्ल, इन्हीं के सारे बहुलक हैं। चलिए 102 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 110 नंबर कह रहा है कि शैवाल के फैलने का कारण जो है वो क्या है। तो दोस्तों शैवाल के फैलने का कारण होता है वो इंडिगो क्रांति होती है। इंडिगो क्रांति, आपने एक सुना होगा कि यूट्रिफिकेशन यानी सुपोषण, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो शैवाल के फैलने का जो कारण है वो सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन होता है। ये आप ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ये है सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। ये गलत टिक हो गया है, 11 नंबर में बढ़ गया। तो याद रखिए 110 नंबर क्वेश्चन में पड़े कि शैवाल के फैलने का कारण जो होता है वो सुपोषण, यूट्रोफिकेशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए। कह रहा है कि बैगनी क्रांति जिसे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था को किसके रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों बैगनी क्रांति को इंडिगो क्रांति के रूप में जाना जाता है, ये इसका सही आंसर, ध्यान दीजिए। चलिए आइए 112 नंबर हम लोग देखते हैं। कह रहा है फीता कृमि जिसे टेप वर्म प्राणी जगत के किस वर्ग से संबंधित है। दोस्तों ये प्राणी जगत के जो है पट्टकृमि जिसे प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते हैं, इस वर्ग से ये फीता कृमि जो है वो संबंधित होता है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है। संपर्क बल का जो उदाहरण ये कौन सा है। करा एक से अधिक, दोस्तों घर्षण बल, पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, इनमें से कई सारे हैं जो संपर्क होगा तभी बल कार्य करता है, यानी इसका आंसर होगा एक से अधिक। आइए क्वेश्चन नंबर 114 चलते हैं हम लोग देखते हैं। ये कह रहा चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, ध्यान दीजिए। कह रहा चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं। पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपने सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें ऑप्शन में तो नहीं है, तो यानी ई इसका आंसर है। तो यानी कैल्शियम आप कार्बोनेट याद रखिएगा, जिसे हम लोग CaCO3 कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट ही दोस्तों ये चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर के विभिन्न रूप हैं, ये इन्हीं के विभिन्न रूप हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। कह संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित है। अष्टक नियम, न्यूटन का नियम या फिर मेंडलीव का नियम। ये बहुत ही बहुप्रशिक्षित क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा गया है। तो आप याद रखिए अष्टक नियम।
जो अष्टक नियम होता है ये संगीत के स्वरूप आता है, यानी सारे गामा पाधा निसा, ये एक नियम होता है, ये अष्टक नियम पे ही लागू होता है, आप ध्यान दीजिए। अगला है कि ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान करना है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से एक से अधिक यानी प्रोटीन पचाना, कार्बोहाइड्रेट विघटन, प्रोटीन अमीनो एसिड तोड़ना, ये सारे दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम के जो है वो कार्य होते हैं। तथा साथ ही याद रखिएगा छोटी आँख से कुछ एंजाइम निकलते हैं जिनमें सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। 117 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है। लिटमस, हल्दी। प्राकृतिक अम्ल क्षारक आपसे सूचक पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों, यानी लिटमस का है या हल्दी का है, दोनों आपका अम्ल क्षारक सूचक हैं। आपने एक वर्ड आपसे सुना होगा अनीला और छालानी। अनीला और छालानी, अनीला का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो है अनीला, ध्यान दीजिए, अनीला का जो मतलब हुआ ये हुआ कि अम्ल जो है वो नीले को लाल करता है, अनीला। यानी आप ध्यान दीजिए जो अ से अम्ल होता है जो नीले को क्या उसमें बदलता है, लाल करता है। ये लिटमस पेपर की कहानी है। चलिए आगे 118 नंबर देखिए। करा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिए एक होता है पारिस्थितिकी और एक होता है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी पारितंत्र भी हम कह सकते हैं। तो जब ये पारिस्थितिकी आपका तंत्र के बारे में कह रहा है, तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है आप एजी टेंसले याद रखिएगा, एजी टेंसले। देखिए इसको याद करने के लिए आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो हो जाए। एक होता है दोस्तों इको सिस्टम, ध्यान दीजिए, एक होता है इको सिस्टम और एक होता है आपका इकोलॉजी, इकोलॉजी। तो जब आप इसमें जाएंगे तो याद रखिए, देखिए एजी टेंसले में आपको स मिलेगा जो कि अर्नेस्ट हैकल में नहीं मिलेगा। यानी आप जब आपसे सिस्टम, इको में सिस्टम यानी स आ जाए तो आप एजी टेंसले याद रखिएगा, और इकोलॉजी में दोस्तों हैकल याद रखिएगा, अर्नेस्ट हैकल। और देखिए इकोलॉजी में ल आ रहा है और हैकल में भी ल आ रहा है, तो नाम तो आपको दोनों याद रहता है लेकिन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे आप इस स को पकड़िएगा और इसमें से आप ल को पकड़िए, आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। चलिए 119 नंबर देखिए, कह रहा है कि एस्बेस्टस के कण के कारण क्या होता है। एस्बेस्टस के कण के कारण जो है आपको बताना है कि होता क्या है। तो दोस्तों ये एस्बेस्टोसिस होता है, ये इसी से जुड़ा हुआ नाम दिख रहा है, देखिए राइमिंग भी बैठ रहा है, एस्बेस्टस और एस्बेस्टोसिस, ये इसी के कारण होता है। चलिए जीएस का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। कह रहा अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। मतलब ये दो गुण बता दिया, तो जाहिर सी बात है इन्हीं में से एक गलत होगा। अम्ल का स्वाद दोस्तों कड़वा नहीं होता है, यानी ये गलत है, और बाकी आपका सही से अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल क्षार के साथ लवण बनाता है, एक से अधिक। ये देखिए दोस्तों देख लीजिएगा, इसका यही आंसर है। चलिए आइए अब हम लोग जो है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आपको दोस्तों क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपको जो क्वेश्चन इजी रहेंगे वो आप कर लेंगे, उसका हम आंसर बता देंगे, आप उसको करके देख लीजिएगा। साथ ही जो थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे उसमें थोड़ा हम आपको हिंट दे देंगे, आप सॉल्व करके आंसर ज़रूर मिलाइएगा। चलिए अब हम मैथ क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात कर रहा है। एक संख्या में से 40 घटाया जाने पर घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है। देखिए अगर ये आप क्वेश्चन जानते हैं तो आप कर लेंगे, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आप ऑप्शन से जाइएगा। अगर आप ऑप्शन से अगर जाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 100। चलिए अगला देखिए, कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है, उनके वर्गों का योग। ये भी टाइप का क्वेश्चन कई बार बना है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो सही बड़ी संख्या आपसे पूछा है वो आएगा 15, तो इसका आंसर 15 होगा, सॉल्व करिएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा 96 किलोमीटर घंटे की चाल चल रही एक रेलगाड़ी खंभे को इतने में पार करता है, चाल बराबर दूरी बटा समय से है। खंभे को दोस्तों उसमें दूरी में नहीं जोड़ा जाता है, आप ध्यान रखिए, जब भी ट्रेन की बात करेगा वो दूरी में जोड़ा जाता है। जो इसका आपका सही आंसर आएगा वो आएगा सी 480 मीटर, बाकी आप करिए। अगला है कि समरूप त्रिभुज, इसमें देखिए क्षेत्रफल और इसके दोनों का स्क्वायर के आप इसमें अनुपात में कर देंगे तो इसका आंसर भी आ जाता है। इसका सही आंसर आएगा आपका ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेंगे कैसे, आप जो है एरिया और इसमें जो दिया गया 4 और 6 इसकी ऊंचाई है, इसी का स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 चौक 16, 6 चाके 36, और इधर जब एरिया में आप रखेंगे ABC का आपको निकालना है। अगर आप ABC मान लें तो एक का निकालना है, दूसरे का 36 दिया गया, 36 से 36 कट जाएगा, 16 आपका आंसर है। चलिए 5 देखिए, 5 का आंसर आपका क्या होगा, परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार क्या है, तो ये आपका ए इसका सही आंसर है। 6 नंबर ये 7 है तो इसका पूछा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको निकालने होंगे तो आप क्या है एक्स जो A+B का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के आप कर लीजिएगा। आप फिर आपसे जब वैल्यू मिल जाएगी तो 2 आप इसमें घटा के 4 घटा के आप एक A - B का लगा दीजिएगा। इसका सही आंसर आएगा 3√5।
चलिए 7 नंबर देखिएगा। 7 का आंसर दोस्तों मैं आपको बता दें क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका ए नंबर आएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए 8 नंबर देखिए, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। 8 नंबर का आंसर आपका बी आएगा। चलिए 9 नंबर देखिए, कह रहा साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से आप पाउच करके ज़रूर कर लीजिएगा। इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो 9 का आंसर है आपका आएगा ए नंबर 26/3%। देखिए 10 नंबर का जो आंसर है वो आपका सी आएगा 72। चलिए 11 नंबर देखिएगा, मजदूर ए बी से 3 गुना इतना कुशल है, दोनों साथ मिलकर। ये भी वर्क एंड टाइम का इजी क्वेश्चन है। इसमें से कोई आंसर नहीं आएगा। जब बात इसके आंसर की करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर आएगा आपका 24 दिन, जो किसी ऑप्शन नहीं है। आप सॉल्व करिएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर करा 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। इसका सही आंसर आपका आएगा सी। चलिए 113 नंबर देखिएगा, इसका आंसर आपका आएगा डी। बाकी अब ये आयत का जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। करा निम्नलिखित को हल कीजिए। ये बड़मास रूल आप लगा के हल करेंगे ब्रैकेट वगैरह, तो इसका -3 3/4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर देखिए, करा राहुल 101 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या में 5 घटाता है तो ... इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका बी आएगा। चलिए 16 नंबर देखिए, इसमें जो है क्रम पूछ रहा है कि इसमें सही पैटर्न जो है क्या फॉलो किया गया है। तो दोस्तों देखिए 13 में से जब आप 7 घटा देंगे, 13 में से आप क्या करेंगे 7 घटाएंगे तो आएगा 6, और जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, और 36 में से 1 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 35। उसी प्रकार देखिए दोस्तों 14 में से क्या घटाएंगे 9, तो आपका आएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 25 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 24। इसी प्रकार से इसका आंसर जो है वो 120 आएगा। ध्यान दीजिए, इसका जो सही आंसर है, यानी यहाँ पे आप 24 डालेंगे तो 120 इसका आंसर आएगा। देखिए 16 नंबर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पैटर्न आप समझेंगे तभी ये इसका आंसर आप दे पाएंगे। इसका ए यानी 24 इसका सही आंसर है। बाकी आपको पैटर्न मिलाना है कि ये कैसे हुआ है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, करा आरेख बताइए परिवारों को दर्शाया गया है जिसने 3 अलग अलग स्थान इतने की यात्रा की है। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ये इसका आंसर है। क्योंकि देखिए इसमें पूछा क्या है, उन परिवारों की संख्या कितनी है जिन्होंने श्रीनगर शिमला में कम से कम 2 स्थानों की यात्रा की गई। यानी इसमें आप याद रखिए, इसमें कुल जो है 49 परिवार कम से कम 2 स्थानों की यात्रा किए हैं, 49 परिवार। तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। चलिए 18 नंबर देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है, आप गिन लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा 15। इसमें कुल 15 त्रिभुज हैं। चलिए 19 नंबर देखिएगा, कह रहा है चिन्हों को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए चिन्हों को परस्पर बदला जाता है। कौन सा परस्पर चिन्ह बदलेंगे कि इसका सही आंसर आएगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, माइनस और डिवीज़न। 20 नंबर देखिए, कह रहा दिए गए विकल्पों में से असंगत का जो है आपको चयन करना है। जो असंगत है दोस्तों वो आपका इनमें से एक से अधिक, यानी कई असंगत हैं, एक नहीं असंगत है। इसका सही आंसर जो आपका होगा, ये हम बात 21 की कर रहे हैं, 20 असंगत का चयन करिए। 20 नंबर पहले देखिएगा, कह रहा असंगत आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 85। अब आइए असंगत ये कैसे 85 कैसे होगा? तो दोस्तों याद रखिए कि ये डी अगर आपको छोड़ दें तो सभी संख्याएं 3 से जो है डिवाइड हो रही हैं। 45 भी, 75 भी, 105 भी, लेकिन ये जो 85 है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए एक चीज़ देखिए, किसी कूट भाषा में ट्रेवल को इतना लिखा जाता है, तो इसको कैसे फ्रोजन को जो है कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका होगा ए नंबर। कैसे आप देख लीजिएगा, +1 +1 +1, वो भी उल्टा करके। देखिए टी होता है 20, एस होता है 19, R 18, U, और ये आपका जो U है दोस्तों, ये आपको बता यू की कोडिंग 21 होती है। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विकल्प आपको चयन करना है। इसका जो सही आंसर होगा एक होगा केन्या नैरोबी। मॉरिशस का जो है पोर्ट लुइस का है, तो केन्या का इसमें सही ऑप्शन होगा नैरोबी। चलिए 23 देखिएगा, कह रहा दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। जब आप असंगत निकालेंगे दोस्तों, देखिए CHI है ना इसमें, तो इसको जब इसकी जो कोडिंग होती है 3, 8, 9 टोटल करेंगे तो आपको 20 मिलेगा। बाकी आप चाहे DJG और ये इन दोनों की कोडिंग जब ऐड करेंगे तो आपको 21, यानी इसका संगत जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 देखिएगा,
24 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सी। बाकी देखिए 25 नंबर कह रहा है सभी तरल पदार्थ द्रव हैं, द्रव गाढ़े होते हैं वगैरह वगैरह। आप जब आप निकालेंगे इसका सही आंसर होगा कि केवल आपका 2 अनुसरण करेगा। बाकी आप सॉल्व करिएगा। 26 नंबर देखिए, टाइम का क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कि मिनट की सुई उत्तर दिशा में होगी तो घंटे की सुई वो पश्चिम दिशा में होगी। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा कह रहा है कि उस समय घंटे की सुई कौन सी दिशा के सम्मुख होगी, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका पश्चिम दिशा। बाकी आप इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, पश्चिम दिशा। चलिए 27 नंबर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में सबसे उपयुक्त व्यन आरेख चुनें। धातु, प्लेटिनम तथा ऑक्सीजन। दोस्तों प्लेटिनम जो होती है वो एक धातु होती है और ऑक्सीजन बिल्कुल अलग होती है, यानी इसका ये ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही है। 28 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। 3, 2, 13, 12, 23। जब इसमें आप दोस्तों पद निकालेंगे अगला, तो इसमें 3 में से -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में जब आप 11 प्लस करेंगे 13 आ जाएगा, माने 13, और 13 में -1 करिए 12 आएगा, और इसमें 11 प्लस करिए 23, फिर -1 फिर 11, यानी 33 इसका क्या होगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, कर दिए गए कथन पर विचार करके निर्णय लेना है कि पूर्वानुमानों में से कौन सा कथन जो है वो निहित है। तो इसका सही आंसर आपका डी आएगा, 1 और 2 दोनों निहित है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 30 की तरफ। ये दर्पण वाले क्वेश्चन में दोस्तों मैंने आपसे बताया था, अगर इधर आर ऐसे है तो जब आप दर्पण लगा देंगे तो वो आर चेंज होके ऐसे हो जाएगा, मतलब सीधा चेंज। तो आपको बताना है यही बदल के वो कैसे हो जाएगा। तो ये बदल के आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ऐसे हो जाएगा। कैसे, देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसमें थोड़ा ऑप्शन गलत कर दिया है, यानी बी में ए दिया गया है। तो देखिए जब इसको बदलेंगे तो ये बदलेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, यानी ऑप्शन बी में ए है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन। 31 नंबर देखिएगा, ये शब्दकोश वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपका सी आएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 32 की तरफ। कह रहा दिए गए विकल्पों में संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसमें मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई 2 + 2 का स्क्वायर, ऐसे कर करके करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका बी, 885, यानी 1 में 1 का स्क्वायर जोड़ देना है, मल्टीप्लाई 2 करके 2 का स्क्वायर जोड़ देना, मल्टीप्लाई 3 करके 3 का स्क्वायर। 33 देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पत्नी। चलिए 34 देखते हैं, कह रहा कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को जो है वो पूरा करेगी। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आप देखिएगा, इसमें से आपको बताना ये कौन सी आकृति लगाना पड़ेगा जिससे जो है ये इसका आंसर सही मिलेगा। ये ऑप्शन बी है, जिसको लगाने से आपको इसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन बी लगाएंगे तो ये ऐसे ऐसे गोला बनेगा। उसके बाद देखिए ये आपका, ये ऐसे एक लाइन खींचेंगे और उस लाइन के ऊपर ऐसे 2 बार लगाएंगे, तो यानी यही ऑप्शन इसका सही है। चलिए 35 नंबर अब हम लोग देखते हैं। जो 35 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से संबंधित है जैसे जैसे पहला है, यानी 4, 6, 24, यानी आपको बताना है 35 नंबर में कौन सा कूट है। तो देखिए ये जो 24 लिखा है दोस्तों, 24 को दोस्तों जब 4 + 2 से आप डिवाइड यानी 6 से इसी के सम से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और जब ये 45 है यानी इसका सम होता है 9, 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 9 × 5 = 45। चलिए 36 नंबर देखिएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो 8, 11, 352 आएगा। 36 का सही आंसर आएगा आपका सी। करना कैसा है, 7 में 9 मल्टीप्लाई करके आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 में 9 जब मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 252। अब देखिए इसी प्रकार जब 8 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 88 आएगा, और 88 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 352, यानी यही ये मैच हो रहा है इस संबंध से। चलिए 37 कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। कंगाल में दौलतमंद जो प्रतिशोधी होता है वो आपका क्या हो जाएगा, क्षमाशील हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखिएगा, 5 वाला क्वेश्चन है, कह रहा सी के फलक के विपरीत आएगा। देखिए F1 डाइस कॉमन है तो F के बाद C आ रहा है, तो इधर F के बाद B आ रहा है, तो जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे राइट साइड तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए 39 नंबर देखिए, कह रहा 4 दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या आपको चुनना है, यानी 21, 37 और 63। आप देखिए 21 तिहाई 63 होता है, तो इसका सही ऑप्शन आपका आएगा सी, यानी 37 इसका गलत ऑप्शन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग 40 नंबर देखते हैं, कह रहा नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, 3 एक समान है,
एक समान नहीं है। तो आपको बताना, चाहे वाग युद्ध हो और आलोड़न और उत्पात। देखिए उत्पात बात करें या वाग युद्ध चाहे आड़ोलन, ये तीनों दोस्तों ये जो है लफड़ा वाले शब्द हैं, लेकिन शांति वो नहीं है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट जो है समाप्त होता है। यानी हम लोग ने 20 नंबर को ये समाप्त किया। और इसी तरीके से दोस्तों अब हम लोग जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर मिड से उठाएंगे। ऐसे उठाते उठाते धीरे धीरे अभी 27 दिन का पूरा समय है, हम लोग सारे प्रैक्टिस सेट को समाप्त कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप अपनी तैयारी बनाए रखिए और विश्वास करिएगा कि जो है कर्म करते रहिए। फल की इच्छा की चिंता बिल्कुल मत करिए। अगर आप ईमानदारी से कर्म करेंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। चलिए इसी के साथ जो है दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।